तो हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी तो बहुत लेंदी है, बहुत वास्ट है। इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में उतना ही जानेंगे जितना हमें ज़रूरी है क्वेश्चंस लगाने के लिए। बाकी का थ्योरी हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधार। ए ने बी को सामान बेचा उधार में, 10 रुपये का सामान बेचा। अब ए ने बी से कह दिया कि तुम हमको 10 दिन बाद पैसा दे देना, कह दिया। अब 10 दिन जब बीता तो ए गया बी के घर पैसा मांगने, तो बी सीधे सीधे मना कर दे रहा तुम हमको उधार कब दिए थे। तो ए बोला अच्छा भाई ऐसा बात है, चलो अब कुछ ना कुछ हम जब भी किसी को उधार बेचेंगे तो प्रूफ के रूप में रखेंगे जिससे वो नकार ना सके कि हम उसको उधार दिए। तो फिर कुछ दिन बाद ए ने सोल्ड किया गुड्स सी को ऑन क्रेडिट। अब ए जानता था कि इस बार चीटिंग हो सकता है, इसलिए ए ने सी से बोला कि हमको कुछ प्रूफ के रूप में कोई डॉक्यूमेंट साइन करके दो जिससे कि पता चले कि हाँ तुम हमसे उधार खरीदे थे, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे ना ये दोनों क्रेडिट के प्रूफ के रूप में कि उधार हमने खरीदा बेचा है किसी से, उसी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसी डॉक्यूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। इतना जान गए ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट इट इज अ डॉक्यूमेंट विच फैसिलिटेट, ये सब पे गौर रखना तुम लोग, फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कोई भी चीज को फैसिलिटेट करना मतलब उसको बढ़िया बना देना, उसको अच्छा कर देना। जैसे मान लो अगर ए ने बी को चीट किया था अभी ऊपर वाले एग्जांपल में, तो अगर बी ने ए को चीट कर दिया था तो ए का विश्वास उठ गया ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन से कि कभी भी हमारे साथ धोखा हो सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है कि किसी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन का प्रूफ के रूप में काम करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर सके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए डॉक्यूमेंट दैट फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये हमको बहुत काम आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हाँ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ए ने सोल्ड किया गुड्स बी को, ठीक है। तो प्रूफ साइन होके किसके पास आता है? ए के पास आएगा। मतलब ए ने सामान बेचा बी को, तो बी से बोलेगा इनको इस पे साइन करो, तो साइन कर लिया और वो प्रूफ अपने पास रख लिया। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ए ने सामान बेचा बी को, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ए ने उधार दिया बी को, ऐसे बोलेंगे एक ही बात है। ए ने सामान बेचा बी को मतलब ए ने उधार दिया बी को, एक ही बात है। अब हम सपोज करते हैं कि ए ने किसी और से उधार लिया था। ए ने किसी और से उधार लिया था। ए ने उधार लिया था ए ने सी से। अब सी आया ए के घर। सी ए से बोला कि हमको मेरा पैसा दे दो। तो ए बोला अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। बट फिर ए के दिमाग में आया कि मेरे पास ये प्रूफ है जो बी ने दिया था, मतलब मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमें बी से मिला था। तो ए बोला ऐसा करो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमें बी से मिला है ये तुम ले लो। मतलब बी से मिला वो ए को, ए ने उसको ट्रांसफर कर दिया सी को। ट्रांसफर नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोर्समेंट। आगे पढ़ेंगे इंडोर्समेंट क्या होता है। जब हम किसी और का बिल लेकर के दूसरे को छुआ देते हैं उसी को हम लोग इंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ट्रांसफरेबल है। अगर हमको किसी और से मिला है तो हम इसको भी किसी और को छुआ सकते हैं धीरे से। छुआना मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका आप लोग को समझ में आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद जानने वाले हैं कि
कौन कौन से आदमी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग क्या क्या कहते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, ये सब के बारे में जानते हैं। तो ये उन लोगों का नाम है जो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को सॉल्व करते समय देखा जाएगा। ड्रॉवर, ड्रॉई, इंड्रोसर, इंड्रोसी। ड्रॉवर मतलब हु ड्रू द बिल, ड्रू मतलब जो बिल को बनाता है वो ड्रॉवर कहलाता है। ड्रॉई मतलब जो बिल को एक्सेप्ट करता है। इंड्रोसी मतलब जो बिल को इंडोर्स करता है, और इंड्रोसर मतलब जो बिल को इंडोर्स करता है, और इंड्रोसी मतलब कि जो इंडोर्स बिल को दूसरे से लेता है। ये सब क्या लिखा है इसका मतलब हमको कुछ नहीं समझ आता। इसको हटाओ, हटा भाई, ये क्या लिखा है अंग्रेजी में, इसको हटा दो। इसको समझो, ड्रॉवर मतलब जो उधार किसी को देता है, ड्रॉई मतलब जो किसी से उधार लेता है, ठीक है। अब ये इंडोसर, इंडोसी को हम ऐसे नहीं समझा सकते हैं, इसको हम एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। ड्रॉवर मतलब जो उधार किसी को दे रहा है, ड्रॉई मतलब जो किसी से उधार ले रहा है। हालांकि ये आप लोग डेफिनेशन में नहीं लिखोगे कि द पर्सन हु गिव्स क्रेडिट इज ड्रॉवर, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगाने के लिए आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो एग्जांपल देते हैं। कौन से पार्टी थे? जो 4 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉई, इंड्रोसर, इंड्रोसी, ठीक है। देखो, तो मान लेते हैं ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, ठीक है। ए ने सामान बेचा बी को। अच्छा ये बताओ, मान लो दुकान खोल लो सब लोग अपने पास, अब तुम सामान बेच रहे हो किसी को उधार पे, तो तुम उधार दे रहे हो कि तुम उधार ले रहे हो? जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को सामान उधारी पे बेच रहे हैं तो हम उसको उधार दे रहे हैं। तो ए अगर बेच रहा है सामान बी को, मतलब कि ए उधार दे रहा है, तो उधार दे रहा है, ठीक। और बी, अगर ए उधार दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि बी उधार लेगा। उधार देने वाला कौन होता है? ड्रॉवर होता है। उधार लेने वाला कौन होता है? ड्रॉई होता है, ठीक है। देने वाला ड्रॉवर, उधार लेने वाला ड्रॉई। अब बिल हमेशा बी ए को देगा। अब तुम उधार लिए हो, अगर किसी से, तुम अगर उधार किसी से लिए हो तो तुम्ही को ना साइन करके उसको देना पड़ेगा कि ठीक है हम तुमको पैसा दे देंगे इतने दिन के बाद, ये लो मेरा रख लो, ये साइन करके मेरा। तो उधार किसने लिया? बी ने लिया है। तो बी उस बिल को साइन करके किसको देगा? ए को, ठीक है। तो देखो, ड्रॉवर के लिए हमेशा ड्रॉवर के बुक में हम लोग को बी आर यूज करना है। बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवर के लास्ट में क्या आया है? आर। तो इसके बुक जब भी आप बनाओगे ड्रॉवर का बुक, तो बी आर यूज करना, और ड्रॉई के बुक में बीपी यूज करना। बीपी माने ब्लड प्रेशर नहीं, बी माने होता है बिल्स पेएबल, ठीक है। तो देखो, तो ए ड्रॉवर हो गया, ए को बिल मिला है बी से, तो ए क्या है? ड्रॉवर। बी क्या है? ड्रॉई। अब ए किसी, अब अभी पिछला एग्जांपल हम बताएं अगर याद हो तो, ए किसी और से उधार लिया था, वो बिल उसको छुआ दिया तो सी को दे दिया। जो ड्रॉवर है जो किसी और को बिल देगा वो इंडोर्सर कहलाता है। किसी और को बिल देगा तो भैया बी भी तो ए को बिल दिया है, तो इस हिसाब से बी भी तो इंडोर्सर हुआ? जी नहीं। जब आप किसी और से बिल लिया हुआ किसी और को दोगे तब आप इंडोर्सर इंडोर्सी देखोगे। अगर शुरू का बिल है तो उसके लिए आप ड्रॉवर ड्रॉई यूज करोगे। तो देखो, बी से ए को मिला था, बिल पहले ही मिल चुका है, अब ए वो बिल उठा के किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। ए को बिल पहले से मिल चुका है, तो अब ड्रॉवर ड्रॉई खत्म, शुरुआत वाले स्टेज में ड्रॉवर ड्रॉई। अब ए जो है इंड्रोसर हो जाएगा। ए किसी को दे रहा है तो इंड्रोसर, और सी क्या हो जाएगा? इंड्रोसी। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में ए ड्रॉवर भी बना है और ए इंड्रोसर भी बना है। एक चीज याद रखना है, ड्रॉवर के बुक में हमेशा बिल्स रिसीवेबल यूज होगा, ड्रॉई के बुक में बिल्स पेबल यूज होगा। अब एक लाइन आप लोग को हमेशा क्वेश्चन में डिस्टर्ब करता है, उस लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इस लाइन को सुन लो, देख लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट लाइन है।
ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 अप्रैल। क्वेश्चन शुरुआत जब भी हो बिल ऑफ एक्सचेंज का, पहले आप लोग क्लियर कर लो ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। हम क्या बोले हैं, उधार देने वाला ड्रॉवर, उधार लेने वाला ड्रॉई। उधार देगा कौन, जो सामान बेचेगा वो उधार देगा। सामान बेच कौन रहा है, ए बेच रहा है, तो ए जो है वो ड्रॉवर हो गया। ड्रॉवर के बुक में हमेशा क्या यूज होगा, बिल्स रिसीवेबल। बी क्या हो गया, ड्रॉई हो गया। ड्रॉई के बुक में हमेशा बिल्स पेबल। क्यों बिल्स रिसीवेबल यूज हो रहा है, क्यों बिल्स पेबल यूज हो रहा है उसके बुक में, ये भी बताते हैं, अभी रुक जाओ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये जो लाइन लिखा है, इस लाइन को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तुम लोग देखते हो ट्यूशन में, तो इस लाइन को हम समझाते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी है, गुड्स टू बी। ए ने सामान बेचा बी को, ठीक है, ए ने सामान बेचा बी को। अब ए को जो है बी के ऊपर भरोसा नहीं था कि पैसा देगा कि नहीं देगा। भरोसा हो चाहे ना हो, पैसा का लेन देन है तो आजकल जानते हो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। बीआर सबको देना, जिसको उधार देना तुम लोग सबको बीआर दे देना आज के बाद से, बिल ऑफ एक्सचेंज। चाहे मम्मी हो, पापा हो, दीदी हो, दीदी लोग तो स्पेशली, दीदी लोग तो पैसा नहीं देती, उन लोग को आज के बाद उधार देना, बहन लोगों को, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा लेना उन लोग से भैया, ताकि मिलेगा नहीं। तो ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने सामान बेचा है 20 को, ए ड्रॉवर हो गया, बी ड्रॉई हो गया। अब सुना ध्यान से, मान लो बी, तुम अपने आप को ए मान के देखो, तो बी आया ए के दुकान पे, उससे सामान खरीदा, तुम ए हो, ठीक है। तो बी उधार मांग रहा है, बी 20,000 का उधार मांग रहा है, तो ए बोला ठीक है उधार ले जाओ, लेकिन एक ठो डॉक्यूमेंट साइन कर दो, ये लो डॉक्यूमेंट साइन कर दो। बी को हम ये डॉक्यूमेंट दिए कि ये लो डॉक्यूमेंट साइन कर दो, हम दे दिए हैं, किसको दे दिए, बी को। अब बी क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, मतलब कि उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, मतलब कि उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हमारी दुकान पे बी आया, हमने उसको सामान बेचा उधार पे, उससे हमने एक डॉक्यूमेंट दिया कि साइन करो, डॉक्यूमेंट दिया साइन करो, वो साइन किया, फिर हमको लौटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि ए ड्यू आ बिल, ए ने बिल बनाया। बिल कौन बनाया, हम ही बनाए थे ना, हम ही बना के बी को दिए थे ना कि लो साइन करो। तो ए ने बिल बनाया, फिर बी ने उसको एक्सेप्ट किया, बी एक्सेप्ट किया मतलब उस पर साइन किया, इट उस पर साइन किया, एंड रिटर्न इट टू ए, फिर ए को वापस कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो बिल्स रिसीवेबल क्यों हम लोग ड्रॉवर के लिए यूज करते हैं, बिल्स पेबल हम लोग क्यों ड्रॉई के लिए यूज करते हैं, इसके पीछे एक ट्रिक बता देते हैं, सुनो। अगर तुम सामान किसी को बेचोगी तो पैसा रिसीव करोगी, सामान बेचोगी तो पैसा रिसीव करोगी, तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है, अब तुम्हें क्या मिल रहा है, बिल मिल रहा है, तो बिल मिल रहा है रिसीव, तो बिल्स रिसीवेबल इसलिए यूज होता है, जो सेल करता है, मतलब जो ड्रॉवर होता है उसकी बुक में बिल्स रिसीवेबल यूज होता है, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला था बट पैसा नहीं मिला, बिल मिला, तो बिल मिला, बिल रिसीव किया, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल। और बी अगर खरीदा है तो उसको पैसा पे कराना था, बट वो पैसा नहीं पे कराया, बिल दिया है, इसलिए उसकी बुक में हम लोग बिल्स पेएबल यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैच्योरिटी डेट। ये मैच्योरिटी डेट क्या होता है, मान लो ना हम किसी को सामान जब बेचते हैं और उससे बिल विल लेते हैं, तो उसको कुछ समय देते हैं कि तुमको इतने दिन में पैसा दे देना है। मान लो हम आज 10 तारीख को बेचे हैं, बोले 20 तारीख को पैसा दे देना, तो वो जो 20 तारीख को पैसा दे देना, वही 20 तारीख मैच्योरिटी डेट है, ठीक है, जिस दिन बिल का समय समाप्त हो रहा है। तो मैच्योरिटी डेट में 2 तरीके का टाइप है, एक मंथ बेस्ड टाइप है और एक डेट बेस्ड टाइप है। मंथ बेस्ड टाइप हम पहले समझाते हैं। देखो 1 अप्रैल 2017 को बिल बनाया गया है, हम लिखे नहीं है बट समझ जाना, 1 अप्रैल 2017 को बिल बनाया गया, वो बिल 2 मंथ के लिए है, ठीक है। तो 2 मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां से है ना वहां से शुरू करो, उसके नेक्स्ट महीने में 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 1 मई तक 1 महीना मानो। अब ये मत देखना कि एक दिन, एक महीना 30 का है, एक महीना 31 का है। मंथ वाले में आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा महीना कितने दिन का है, बस जिस दिन लिखा है उसके अगले महीने में उतना ही दिन पे। अगर यहाँ 5 अप्रैल होता तो अगले महीने के 5 तारीख को, 7 तारीख होता तो अगले महीने के 7 तारीख को। भले से अप्रैल में
30 दिन होता है और मई में 31 दिन, उससे मतलब नहीं है। आपको डे टू डेट देखना है, मंथ वाले में बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 महीने के लिए है, तो 1 अप्रैल से 1 मई कितना महीना बीता, देखो 1 महीना बीता, फिर 1 महीना बीत गया, फिर 1 मई से 1 जून 2 महीना बीत गया। 1 जून को, तो 1 जून क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं, जाने दो यार, इसमें 3 दिन ग्रेस डे जुड़ जाता है, 3 डे ग्रेस पीरियड। क्यों, बेचारा पहले से दी भिखमंगा है, तभी ना उधार लेके गया है, तो हम बोलते हैं चलो और रहम कर देते हैं तुम्हारे ऊपर, 3 दिन तुमको एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं। तो ग्रेस पीरियड जनरली 3 दिन का ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला ग्रेस पीरियड के बारे में, तब भी आप 3 दिन मैच्योरिटी में जोड़ के निकालोगे। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि आपको ग्रेस पीरियड 6 दिन का लेना है, 5 दिन का लेना है, 2 दिन का लेना है, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना लेना। अगर कुछ नहीं बोला तो 3 दिन लेना। तो 1 जून आ रहा था, 1 जून प्लस 3 दिन कितना आ जाएगा, 4 जून। ऐसे ये देखो 28 मई से, तो मंथ वाला है ना 4 मंथ के लिए, तो 28 से 28, 28 से 28 देखो, ठीक है। 28 मई से 28 जून 1 महीना जून, 28 जून से 28 जुलाई 2 महीना, जुलाई के बाद अगस्त, 28 अगस्त 3 महीना, अगस्त के बाद सितंबर, 28 सितंबर 4 महीना। 28 सितंबर 4 महीना हो रहा है और 3 दिन जोड़ना है। अब सितंबर कितने दिन का होता है नहीं मालूम है, हाई वाला लगा लो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 दिन का होता है, गड्ढा में आ रहा है ना, 30 दिन का होता है। तो 28 सितंबर तो आ गए हो और आपको 3 दिन जोड़ना है, 3 दिन जोड़ना है, और सितंबर होता है 30 का। तो सितंबर में कितना दिन बचा है, 28 को आप आ गए हो, सितंबर होता है 30 का, तो सितंबर में बचा है 2 दिन। सितंबर में बचा है आपका 2 दिन, आपको जोड़ना कितना है, 3 दिन। तो 2 दिन जोड़ दो सितंबर में, 2 दिन दे दिए, सितंबर खत्म, 2 दिन जोड़े हो, अभी भी 3 में से 1 बचा है। तो सितंबर के बाद 1 और जोड़ोगे तो अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 आ रहा है, तो 1 अक्टूबर इज द ड्यू डेट, ठीक। ये हो गया मंथ वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने वाला है टाइप, वो है डेज टाइप। देखो 5 अप्रैल को मान लो आपने बिल बनाया, और वो बिल बनाया 60 दिन के लिए। 5 अप्रैल को बिल बनाया और वो बिल बनाया तुमने 60 दिन के लिए। तो 5 अप्रैल से 60 दिन के लिए, तो इसमें क्या करना है, आपको डे कैलकुलेट करना है, कौन से महीने में कितना दिन होता है। तो आप 5 तारीख को छोड़ दो, जिस दिन बिल बना है उस दिन को छोड़ो। उसके बाद देखो इसमें कैसे करना है, एक तरफ आप डे लिख लो, ठीक है, और इसमें से माइनस करते चलना है, आंसर आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लिख लो, कितने दिन के लिए बना है उसको लिख लो इधर, ठीक है। अब अप्रैल 5 को बना है, 5 तारीख को छोड़ो, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 5 तारीख को बना है, 30 दिन का होता है। अप्रैल में कितना बचा है, 25 दिन बचा है। 25 दिन अप्रैल को निपटा दो, तो 60 दिन निपटाना था, 25 दिन अप्रैल में चला गया, तो बचा कितना, 35 डेज। अभी भी 35 डेज निपटाना बचा है। अप्रैल खत्म, मई आ गया, मई में कितना दिन होता है, 31 डेज होता है, और आपके पास बचा 35। मई पूरा निपट जाएगा, 31 डेज निपटाना है, 35 डेज है मेरे पास, तो मई भी निपटा दो, 4 डेज और बचा, ठीक। मई निपट गया, जून आ गया, तो 4 दिन है, जून 30 का होता है, तो 4 ही दिन निपट पाएगा, तो 4 जून, 4 दिन निपटाओगे, 4 जून आ गया, प्लस मैच्योरिटी पीरियड, ग्रेस पीरियड, तो 4 3 7, तो क्या आ गया, 7 जून, ठीक है। अब हम इसमें ये समझाते हैं, फरवरी वाला कुछ लेके समझा देते हैं। देखो मान लो कोई बिल हमने बनाया है 5 फरवरी को, और 45 डेज के लिए बनाया है, ठीक है, 2017 में। 5 फरवरी 2017 को बनाया वो बिल, और 45 दिन के लिए बनाया गया। तो फरवरी में 28 दिन होता है, और लीप ईयर में 29 दिन होता है। लीप ईयर कैसे पता करेंगे, मान लो लास्ट में जो भी चीज़ हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो लीप ईयर है, जैसे 4 4 जा 16, 12, 4 3 जा 12, तो ये लीप ईयर होते हैं। इसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो फरवरी में कितना दिन होता है, 28 दिन। बिल आपको कितने दिन के लिए बनाना है, 45। इसको एक डबल रफ में आप लोग हमेशा लिख के करना, तो आएगा आंसर अच्छा खासा। फरवरी में होता है 28 दिन, 5 तारीख को बना है, तो कितना दिन बचा है फरवरी में, 5 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दिया, 28 दिन होता है, तो 28 में से 5 गया, 23 दिन बचा है फरवरी में। निपटा दो ना, 45 दिन निपटाना है, 23 दिन फरवरी का निपट गया, बचा 22 दिन।
मार्च आ गया, मार्च में होता है 31 दिन, 22 दिन निपटाना है, 22 दिन निपटाओ, 22 मार्च आ गया, 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ दो, 25 मार्च आ गया ड्यू डेट। ठीक है, अब मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने में कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद, जो शब्द बोल रहे हैं उसको दिमाग में बैठा लो, ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद मैच्योरिटी डेट अगर पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे मतलब जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 5 सितंबर रविवार संडे को पड़ रहा है, तो ऐसे दिन में हम लोग मैच्योरिटी डेट को एक दिन पहले मान लेते हैं। मान लो कि हम मैच्योरिटी ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद आ रहा है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तो पब्लिक हॉलीडे होता है, तो मैच्योरिटी डेट क्या मान लेंगे, 1 अक्टूबर, एक दिन पहले। तो पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले मतलब कि -1। और इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद लेना है। जैसे मान लो 3 तारीख को, 3 सितंबर को किसी का बिल ड्यू था, अब 3 सितंबर को भूकंप आ गया, इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो ये इमरजेंसी हॉलीडे हो जाएगा। तो इमरजेंसी हॉलीडे के केस में आपको एक दिन बाद मानना है, मतलब 3 सितंबर को हमला, मतलब 3 सितंबर को भूकंप आया तो आपको एक दिन बाद लेना है, 4 सितंबर ड्यू डेट होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक डे आपको पहले से पता होता है कि इस दिन छुट्टी होने वाला है, इसलिए उसको एक दिन पहले कर दिया जाता है। इमरजेंसी हॉलीडे आपको नहीं पता है, इस दिन उसको, इसलिए उसको एक दिन बाद कहा जाता है। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ए ने बी को बिल ड्रॉ किया 3 सितंबर को, अब 3 सितंबर को भूकंप आ गया, ठीक है, अब बी उसको पैसा नहीं दे पाया, घर से बाहर नहीं गया, भूकंप के घर से बाहर गया, उसके पास पहुंच नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि भूकंप आ गया था। तो अब जब अगले दिन गया सी, तो अगले दिन गया बी, तो ए ये नहीं बोल सकता कि तुम पैसा क्यों नहीं दिए, तो इसीलिए एक्सेप्शन बना दिया गया है कि इमरजेंसी हॉलीडे में आपको एक दिन बाद मांगना है, ताकि विवाद ना हो लोगों के बीच में। तो ये हो गया मैच्योरिटी डेट का। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में इतना आपको थ्योरी में जानने का बहुत मोर देन सफिशियंट है। अगला वीडियो हम लोग इसका 4 कॉन्सेप्ट है, रिटेनिंग टिल मैच्योरिटी डेट, डिस्काउंटिंग विद बैंक, सेंट फॉर कलेक्शन एंड इंडोर्समेंट, ये चारों के इसका 4 वीडियो, खत्म चैप्टर।